हाय दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार और मैं इस समय रिम्स रांची से एमबीबीएस कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे और उन सारे पॉइंट को भी फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी बात का विलंब किए हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाम से पहले क्लियर करते हैं कि एक्चुअली सेल साइकिल हो क्या सकता है। एक अंदाजा हम लोग जनरेट कर लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि इसमें क्या होने वाला है। इससे हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, नाम से क्लियर है सेल साइकिल। तो देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। जिस प्रकार एक ऑर्गेनिज्म का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है, उसके लाइफ साइकिल में बहुत सारे इवेंट आते हैं। अगर हम एक ह्यूमन बींग को जूम करें तो एक ह्यूमन बींग के लाइफ साइकिल में सबसे पहले वो बेबी बनेगा, फिर वो पॉवर्टी एज में जाएगा, फिर वो एडल्ट होगा, फिर वो ओल्ड होगा। तो ये इसका एक लाइफ साइकिल और फिर वो डेथ को अचीव कर लेगा। उसी प्रकार सेल भी एक लिविंग थिंग है, उसके लाइफ साइकिल में भी कुछ इसी टाइप का इवेंट सब होता होगा। मतलब पहले एक सेल बनता होगा, फिर वो सेल मैच्योर करता होगा और अल्टीमेटली वो डिवाइड कर जाता होगा। तो देखते हैं एक्चुअली सेल साइकिल हम किसको बोलेंगे, सेल साइकिल होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों, सेल साइकिल इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन ए न्यूली फॉर्म्ड सेल। यानी कोई एक नया सेल, कोई एक सेल बना, एक नया सेल बना, बहुत छोटा सा सेल है, बेबी सेल मान लेते हैं इसको, बहुत छोटा सा सेल है। ये सेल अपने लाइफ के कई स्टेज से होते हुए बाद में कुछ और में कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि किस में बना, क्या हुआ, बस मैंने आपको ये बताया कि बेबी सेल था। अब मान लीजिए कि आपने इस स्टेज को नाम दे दिया ए स्टेज, इस स्टेज को नाम दिया बी स्टेज और इस स्टेज को नाम दिया सी स्टेज। जिस प्रकार हम लोगों में एक चाइल्ड स्टेज होता है, एक एडल्ट स्टेज होता है और एक ओल्ड स्टेज होता है। इसी प्रकार हमने भी इसका कुछ एबीसी नाम दे दिया। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल मान लीजिए कि शुरू में बना, कुछ छोटा सा सेल है, नया सेल है, न्यूली फॉर्म्ड सेल है। उसके बाद वो डेवलप किया, वो मैच्योर हुआ और बाद में वो फर्दर डिवाइड कर गया, जिसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेल साइकिल को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेल साइकिल ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन ए न्यूली फॉर्म्ड सेल। एक नया बना हुआ सेल में जो सीरीज ऑफ चेंज है, सीक्वेंस ऑफ चेंज है, बहुत सारे चेंजेस का स्टेप्स है और वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, न्यूक्लियस के द्वारा, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा, डीएनए के द्वारा या फिर जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके द्वारा। और उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सेल अंडरगो ग्रोथ, क्या होता है उसमें ग्रोथ होता है। सबसे पहला क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस है, सीरीज ऑफ चेंजेस है जिसमें सेल अंडर वो ग्रोथ होता है। सबसे पहले ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर हो जाता है, वो अपना सारा काम करता है, ऑल फंक्शंस रेगुलर तरीका से और बहुत ही बेहतरीन तरीका से करता है। फिर उसके बाद उसका जीनोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, डिपेंड करता है ये किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा जेनेटिक मटेरियल। उसका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन मीन्स डबलिंग होता है। उसके बाद नहीं कर सकते हैं कि उस फेज में सेल साइकिल में सिंथेसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो इम्पोर्टेंट चीज है इस सेल को सेल को रहने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए, उसका सिंथेसिस होता है। यानी कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल के अंदर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, सेल के डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। मतलब एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर गया, मतलब उसका एग्जिस्टेंस तो समाप्त नहीं हुआ बल्कि वो खुद डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बन गया। तो ये जो सीरीज ऑफ प्रोसेस है, जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस, जिसमें ग्रोथ होता है, मैच्योरेशन होता है, इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन होता है, डीएनए या जीनोम रिप्लिकेशन होता है और लास्ट में डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। ये पूरे सीक्वेंस को हम लोग सेल साइकिल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं दोस्तों, सेल साइकिल का। तो आई होप आप लोगों को सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है वो जरूर समझ में आ गया होगा। क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोसेस है जिसमें सेल का ग्रोथ होता है, सेल के अंदर इंपोर्टेंट सब्सटेंस बनते हैं, सेल मैच्योर होता है, सेल फंक्शन करता है, उसके बाद उसका डीएनए या जीनोम का रिप्लिकेशन होता है और अल्टीमेटली सेल का डिवीजन होता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो मैंने डिफिनेशन के तौर पे आपको समझाने की कोशिश किया। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल साइकिल के इवेंट के बारे में, कि दरअसल एक सेल साइकिल में हो क्या सकता है। तो दोस्तों, हम लोग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है जिसको इंटरफेज बोलते हैं और इसका दूसरा नाम रेस्टिंग फेज भी है और दूसरा पार्ट है डिवीजन फेज। इसी डिवीजन फेज को हम लोग सेल डिवीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, सेल डिवीजन के अंतर्गत पढ़ेंगे।
सेल डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे डिवीजन फेज को, नाम से ये डिवीजन बांटना। तो इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, दोस्तों इसका नाम तो है रेस्टिंग फेज, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ये मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। अब ऐसा क्यों, नाम तो रेस्टिंग, दरअसल इसका नाम भले ही रेस्टिंग है, लेकिन इस फेज के दौरान सेल सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। वो सारे काम इसी फेज में करते हैं, जो भी बनाना रहता है, जो भी इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूट होता है, हर एक चीज का फॉर्मेशन रेस्टिंग फेज में होता है। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है तो ये रेस्टिंग फेज, बट ये क्या है, ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज। मोस्ट एक्टिव फेज मीन्स सेल के अंदर जो भी इंपोर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज इंटरफेज में होते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेज होते हैं। यहां तक कि इंटरफेज टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम किस में रहता है, इंटरफेज में रहता है। केवल 5% जाता है डिवीजन फेज के लिए। सोच सकते हैं दोस्तों, मतलब अगर 100 मिनट लेते हैं तो 95 मिनट ही रहेगा इंटरफेज में, और केवल 5 मिनट ही ये डिवीजन फेज में रहेगा, यानी कि वो 5 मिनट में ही डिवाइड कर लेगा, जबकि 95 मिनट वो इंटरफेज में रहेगा। 95% टाइम वो इंटरफेज में ही स्पेंड करता है, जिसमें उसको मैचुरेशन करना रहता है, यहाँ तक कि डीएनए रिप्लिकेशन करना रहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करने रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इंटरफेज, रेस्टिंग फेज, एक मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। कई लोग इसको एनर्जी फेज के नाम से भी जानते हैं, कई हमारे महान साइंटिस्ट हैं जो इसे एनर्जी फेज बोलते हैं। अब बोलेगा ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी एनर्जी से रिलेटेड कंपाउंड है लाइक एटीपी, जीटीपी, इन सारे का सिंथेसिस इंटरफेज में होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे एनर्जी फेज भी कहते हैं। अब दरअसल इंटरफेज को भी हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके अंदर जो इवेंट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में डिवाइड किए। पहला G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। तो ये इंटरफेज के 3 फेजेस, इंटरफेज के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। और दोस्तों एक स्पेशल फेज का नाम आपको जरूर दिख रहा होगा, इसे G0 फेज कहते हैं। G0 फेज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में कोई डिवीजन ही नहीं, मतलब देखिए अगर कोई सेल G1 फेज में है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं कि या तो वो S फेज को चुने, अगर वो S फेज को चुनेगा तो वो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि S फेज जो है ना वो कमिटमेंट फेज है, यानी अगर सेल ने S फेज में इंटर कर दिया तो वो किसी और का नहीं सुनेगा, वो डिवाइड करके रहेगा। बट अगर कुछ ऐसे सेल्स है जिसको डिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, लाइक हमारे हार्ट के सेल्स है, लाइक हमारे नर्व सेल है, और बहुत सारे सेल्स है, बात करेंगे इस पे हम लोग। तो वो सेल क्या करते हैं कि डायरेक्ट G1 फेज से G0 फेज में एंटर कर जाते हैं, यानी वो अपने लाइफ साइकिल में S फेज, G2 फेज और डिवीजन फेज को साइड कर देते हैं। डायरेक्ट वो G1 फेज से G0 फेज में आते हैं और G0 फेज में रहने लगते हैं, और उसी में वो सारा काम करते हैं। कि G0 फेज 0 इसलिए है क्योंकि इसमें वो डिवाइड नहीं करता है, बाकी सारा इंपोर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। तो ये हमने देखा इंटरफेज के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा फेज, जिसे हम लोग डिवीजन फेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसे M फेज के नाम से भी जानते हैं। M माइटोटिक या मियोसिस, देखेंगे आगे क्या होता है, तो M फेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअली M फेज में 2 स्टेप्स होते हैं, अगर कोई सेल डिवीजन फेज में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, दोस्तों कैरियोकाइनेसिस, कैरियो टर्म का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और दोस्तों इसका दूसरा फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटो में साइटोप्लाज्म और काइनेसिस में डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये सेल डिवीजन यानी डिवीजन फेज के 2 डिफरेंट इवेंट्स है, 2 डिफरेंट फेज है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि सेल डिवीजन की कितनी 2 फेज है। अब हम लोग 1 बाय 1 इंटरफेज को बात करेंगे, 1 बाय 1 डिवीजन फेज को भी देखेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि सेल साइकिल का बेसिक इवेंट क्या था, सेल साइकिल किस तरह से होता था। अब दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने इंटरफेज में जाने से पहले ये टॉपिक डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना पसंद किया हूँ। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेक पॉइंट के बारे में। जिस प्रकार दोस्तों आप लोग सड़कों पे जाते होंगे, एनएच पे जाते होंगे, तो टोल प्लाजा मिलते होंगे। उस टोल प्लाजा को अगर आप 4 व्हीलर से है तो आपको टोल प्लाजा को क्रॉस करना काफी कंपलसरी है, वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको वहां से एंट्री लेना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो दोस्तों उसी प्रकार अगर सेल डिवाइड करना चाहता है तो सेल के लिए भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं कि अगर वो उसको उस चेक पॉइंट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर वो चेक पॉइंट उसको ऑर्डर नहीं दिया तो वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। तो देखते हैं हम लोग एक्चुअली चेक पॉइंट होता क्या है और चेक पॉइंट में कौन रेगुलेट करता है। तो दोस्तों चेक पॉइंट एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल, ये क्या है, सेल साइकिल को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म।
इस सेल साइकिल को रेगुलेट करने का बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंस दिया, और देखते हैं कि एक्चुअली में ये रेगुलेट होता कैसे है। तो दरअसल दोस्तों एक इंजाइम पाया जाता है जिसको लोग साइक्लिन बोलते हैं। ये एक प्रोटीन है, जानते हैं आप लोग कि ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एक साइक्लिन प्रोटीन और साथ ही साथ एक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। अब दोस्तों काइनेज एक जनरल शब्द है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग वो सीख लेते हैं। तो काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। काइनेज वैसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं। प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करने का मतलब होता है कि प्रोटीन में फॉस्फोरस का एडिशन करते हैं, तो वो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज का ये काम ही होता है। तो यहाँ ये जो चेक पॉइंट है ये किसके द्वारा कंट्रोल करता है? साइक्लिन प्रोटीन या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसमें 2 चेक पॉइंट होता है। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो अगर ये मान लीजिए ये अगर सेल साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले G1 फेज है, यहाँ से एंटर करता है S फेज में, S फेज से जाता है ये G2 फेज में, और G2 फेज से जाता है दोस्तों ये डिवीजन फेज में। कहाँ है दोस्तों? डिवीजन फेज में, और डिवीजन फेज के बाद फिर से वो G1 फेज स्टार्ट करता है। ये एक सेल साइकिल का बेसिक डायग्राम है। तो दोस्तों जब वो G1 फेज से S फेज में जाता है तो इस बीच में उसको एक चेक पॉइंट को क्रॉस करना होता है। तो G1 फर्स्ट चेक पॉइंट कहाँ लाई करता है? बिटवीन G1 फेज एंड S फेज। यानी अगर कोई सेल G1 फेज में है और वो S फेज में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको एक चेक पॉइंट होगा, अगर वो चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो वो S फेज में चले जाएगा। तो दोस्तों वो जो फर्स्ट चेक पॉइंट है, कौन सा चेक पॉइंट? फर्स्ट चेक पॉइंट है जो G1 फेज और S फेज के बीच में लाई करता है। उसको रेगुलेट करने के लिए जो CDK है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, उसका नाम है G काइनेज। क्या नाम है दोस्तों? G काइनेज। ये G काइनेज क्या करता है? इस G1 साइक्लिन को एक्टिवेट कर, मैंने पॉजिटिव साइन दिया, इसका मतलब वो एक्टिवेट करता है। ये G काइनेज इस G1 साइक्लिन को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ये G1 साइक्लिन एक्टिवेट होता है वैसे ही जो सेल है वो G1 फेज से S फेज में चले जाता है। इसका एक्टिवेशन क्या कराता है? सेल को G1 फेज से S फेज में भेज देता है। यानी अगर G1 साइक्लिन एक्टिवेट हो गया तो सेल S फेज में पहुंच जाएगा, और S फेज में क्या होगा उस बारे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तेरा पहला चेक पॉइंट। दोस्तों दूसरा चेक पॉइंट जिसका लाई करता है वो बिटवीन G2 फेज एंड M फेज। डिवीजन फेज को दोस्तों हम बता चुके हैं, M फेज भी बोलते हैं, इस फेज में लाई करता है। यानी कि अगर कोई सेल S फेज में पहुंच गया तो वो डेफिनेटली वो G2 फेज में भी पहुंच ही जाएगा। S फेज और G2 फेज के बीच में कोई भी चेक पॉइंट लाई नहीं करता है। दूसरा चेक पॉइंट लाई करता है बिटवीन G2 फेज एंड M फेज। इस चेक पॉइंट पे जो पहरेदार है उसका नाम क्या है? G2 काइनेज। ये G2 काइनेज GM साइक्लिन, दोस्तों एक यहाँ था G1 साइक्लिन, यहाँ है CM साइक्लिन। CM साइक्लिन इसको माइटोटिक साइक्लिन भी बोलते हैं हम लोग। तो CM साइक्लिन आएगा तो CM भी केवल लिखा हुआ रहता है कैपिटल C और उसके पास छोटा सा कैपिटल है। C1 साइक्लिन जब G2 काइनेज CM साइक्लिन को एक्टिवेट करता है तो ये CM साइक्लिन सेल को G2 फेज से माइटोटिक फेज में जाने देता है। G2 फेज से माइटोटिक फेज में जाने देता है। तो सेल अब जब वो CM साइक्लिन एक्टिवेट हो गया, सेल G2 फेज से M फेज में पहुंच गया, यानी अब उसका डिवीजन तय है। सेल के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर आप रोकना चाहते हैं तो आर्टिफिशियली बाहर से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ, लेकिन नेचुरली अब उसको रोका नहीं जा सकता है, वो सेल डिवाइड करेगा। अब क्या होता है, ये GM साइक्लिन जो है वो GM साइक्लिन माइटोटिक फेज में चले गया, अब वो एक्टिवेटेड रहता है। बट माइटोटिक फेज में जाने के बाद यानी M फेज यानी डिवीजन फेज में जाने के बाद GM साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? डिग्रेड कर जाता है, समाप्त हो जाता है। और जैसे वो समाप्त हो जाता है तो एंड ऑफ M फेज, M फेज वहीं पर समाप्त होता है और सेल वापस फिर से G1 फेज में एंटर कर जाता है। और G1 फेज में एंटर करने के बाद फिर से वो अपने न्यू साइकिल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार हमने चेक पॉइंट के बारे में देखा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेज के बारे में। तो दोस्तों इंटरफेज को रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है या फिर एनर्जी फेज के भी नाम से भी जाना जाता है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होता है। एनर्जी फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलेटेड सब्सटेंस लाइक एटीपी एंड जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसे इंटरफेज क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये दो माइटोटिक फेज मीन्स ये डिवीजन फेज और उसके नेक्स्ट डिवीजन फेज दोनों के बीच का फेज है, इसलिए इसे इंटरफेज कहा जाता है। तो ये तीनों क्लियर होगा आपको।
ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है, मतलब सेल साइकिल का मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। उसके साथ साथ अप्रोक्स 95% टाइम इसी में लग जाता है। तो टोटल टाइम कितने लगता है दोस्तों इसमें, अगर सेल साइकिल का 95% टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें सेल ग्रोथ होता है, जीनोम डुप्लीकेशन होता है और इम्पोर्टेंट सेल कॉन्स्टिट्यूट का फॉर्मेशन भी होता है। दोस्तों इसको इंटरफेज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज पहले बता चुके हैं। और अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है तो G1 फेज के बाद डायरेक्ट वो G0 फेज में एंटर कर जाएगा। दोस्तों ये हमने देखा इंटरफेज के बारे में। दोस्तों सेल साइकिल कुछ इंपोर्टेंट डाटा से भी क्वेश्चन आते हैं कई बार जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे एक ह्यूमन सेल को अगर आप कल्चर मीडियम में रखिएगा, कल्चर मीडियम क्या है दोस्तों, तो एक्सटर्नली लैब में सिंथेसाइज किया हुआ एक ऐसा मीडियम जिसमें सेल डिवाइड कर सके, वहां हम लोग एक्सटर्नली उसमें इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो डिवीजन सही तरीका से हो सके। तो अगर हम कल्चर मीडियम में एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करा, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल को रखते हैं तो वो 24 आवर में डिवाइड करेगा। कितने में दोस्तों, 24 आवर में डिवाइड करेगा। अगर हम ईस्ट दैट इज फंजाई ना, एक ईस्ट को रखते हैं तो वो 90 मिनट में डिवाइड करेगा, और एक नॉर्मल बैक्टीरिया को रखते हैं तो वो 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो ये एक नॉर्मल डाटा है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों इस 24 आवर में से अगर ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं तो 24 आवर में से 23 आवर ये इंटरफेज रहता है। दोस्तों बहुत ही शानदार चीज है कि 95% टाइम इसका इंटरफेज में रहता है। तो इस 24 आवर में से 23 आवर अप्रोक्सीमेट इंटरफेज में रहता है। इसमें से लगभग 23 अगर हम उस 24 की बात करें 23 आवर इंटरफेज में, उस 23 में से 10 आवर अप्रोक्सीमेट ये G1 फेज में स्पेंड करता है। और साथ ही साथ एस फेज की बात करें तो 9 आवर अप्रोक्सीमेट एस फेज में स्पेंड करता है। और अगर G2 फेज की बात करें तो 1 आवर अप्रोक्सीमेट G2 फेज में, सॉरी दोस्तों, 13 आवर ये G1 फेज में स्पेंड करता है, 9 आवर ये एस फेज में और 1 आवर ये G2 फेज में स्पेंड करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इंटरफेज में सेल ये इवेंट शो करते हैं, ये इसके टाइप्स है। और एक मैंने ह्यूमन सेल का एग्जांपल लेके भी आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरफेज के जो फर्स्ट फेज है, इसको हम लोग G1 फेज, G1 मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज, G1 फेज मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज, या फिर कई बार इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोचिए पोस्ट मतलब बाद में, माइटोटिक मतलब माइटोसिस के बाद। अब सोच रहे हैं कि ये माइटोसिस के बाद कैसे होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने मान लिया कि ये G1 फेज है, इसके बाद आता है G2 फेज, सॉरी S फेज दोस्तों, फिर आता है G2 फेज, फिर आता है M फेज और फिर आता है G1 फेज। तो दोस्तों अगर एक न्यूली डिवाइडेड सेल है तो उसके लिए पहले G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा और फिर M होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल के दौरान ये जो G1 है इससे पहले कौन सा फेज है, M फेज है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं कि माइटोसिस के बाद आने वाला फेज, इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ लाई करता है उसको देखते हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों कि ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये M फेज और S फेज, M फेज और S फेज के बीच में लाई कर रहा है। तो बिटवीन M फेज एंड S फेज इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। दोस्तों ये इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। साथ ही साथ इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, उसका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, उसमें आरएनए और कुछ प्रोटीन जो प्रोटीन सेल को मेटाबॉलिकली एक्टिव रहने के लिए जरूरी है, उस प्रोटीन का भी क्या होता है दोस्तों, सिंथेसिस होता है। उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिवीजन फेज में ही बन जाते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में जाकर बनते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रोथ होता है और उसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों। उसके साथ साथ अब बात करते हैं, ये तो था मैंने बात किया कि G1 फेज में क्या उसका क्या एक्टिविटी रहेगा, उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे। अब बात करते हैं कि सेल का G1 फेज में उसका सेल का फेट क्या होगा। फेट मतलब किस्मत। अगर कोई सेल G1 फेज में है तो G1 फेज में होने के बाद उसका फेट क्या होगा, वो कहाँ जाना पसंद करेगा। तो दोस्तों उसके पास 3 ऑप्शन है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इधर से आए हैं, तो इधर 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं दोस्तों, 3 रास्ते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। उसी प्रकार अगर कोई सेल G1 फेज में है, कोई सेल का मान लीजिए दोस्तों ये G1 फेज है, ये उसके पास 3 रास्ता है, या तो वो S फेज की तरफ इंटर करेगा, या G0 फेज की तरफ इंटर करेगा, या फिर वो G1 फेज में रिमेन ही रहेगा, फिर वहीं पर G1 फेज में ही रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई सेल G1 फेज में है तो उसका फेट क्या होगा, तो उसका फेट ये हो सकता है कि वो इंटर S फेज, वो कहाँ इंटर कर सकता है, S फेज में इंटर कर सकता है।
उसका फेज क्या होगा दोस्तों, वो एस फेज में एंटर करेगा, और जानते हैं कि एस फेज में एंटर करने के बाद जीटी फेज में एंटर करेगा और फिर वो सेल डिवाइड करेगा। बट दोस्तों अगर वो एस फेज में एंटर करना चाहता है तो उसको यहाँ पर एक चेक पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों चेक पॉइंट का नाम क्या था, शायद आपको याद होगा, उसका नाम था फर्स्ट चेक पॉइंट, फर्स्ट सीपी, फर्स्ट चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर वो फर्स्ट चेक पॉइंट क्रॉस कर लेता है तो वो कहाँ एंटर कर जाएगा, वो कहाँ एंटर करेगा दोस्तों, वो एस फेज में एंटर कर जाएगा। और वो सेकंड चेक पॉइंट क्रॉस कर लेगा तो वो सेल डिवाइड कर जाएगा। ये तो पहला फेज हुआ दोस्तों। दूसरा फेज जब वो G0 फेज में चले जाए, G0 फेज में मतलब वो वैसा फेज जिसमें उसको डिवाइड ना करना पड़े, यानी वो G लाइक हमारा हार्ट सेल जो कार्डियक सेल है हमेशा G0 फेज में रहता है, तो वो G0 फेज में चले जा सकता है जहां उसको डिवीजन नहीं करना पड़े बट अंडर वो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी काम के लिए फिक्स हो जाना। ठीक है दोस्तों, उसको जॉब मिल गया, क्या आपको यही काम करना है, ठीक है। तो अगर वो G0 फेज में एंटर करता है तो वो डिवाइड नहीं करेगा, जबकि वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका, यानी कि उसको जॉब मिल गया कोई काम करने के लिए। या फिर तीसरा फेज उसका ये भी हो सकता है रिमेन इन G1 फेज, वो G1 फेज में ही रह जाए। अब G1 फेज में रहने का मतलब क्या है दोस्तों, वो G1 फेज में रहने का मतलब ये है कि वो उस फेज में रहेगा और वो री इंटर इन सेल साइकिल, कई बार सेल साइकिल को पुनः दोहरा भी देता है, यानी वो G1 फेज में ही अपने लाइफ के बाकी जो टाइम है उसको वो इंटर करता है टिल डेथ। तो ये हमने बात किया G1 फेज के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा G1 फेज के बारे में, अब हम लोग बात करने वाले हैं एस फेज के बारे में। तो दोस्तों एस फेज, नाम है एस, तो एस का मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो यहाँ पर एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक मीन्स कुछ बनना, कुछ नया बनना। तो देखिए दोस्तों इस फेज में क्या बनता है, तो सिंथेटिक फेज, एस फेज मीन्स सिंथेटिक फेज। इस फेज में दोस्तों डीएनए रिप्लिकेशन इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेट करेगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा, डीएनए का अमाउंट दोगुना हो जाएगा। यानी क्या हम कह सकते हैं दोस्तों, डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डीएनए अमाउंट डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। अब और क्या होता है इसमें एक तो डीएनए डुप्लीकेशन हो गया, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशन। अब जानते होइएगा दोस्तों, आप लोग सेल चैप्टर में पढ़े होइएगा कि डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, डीएनए नेगेटिव चार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, तो डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का काफी इंपोर्टेंट रोल होता है। हिस्टोन प्रोटीन ही डीएनए को स्टेबलाइज करके रखता है। तो अगर सेल डिवाइड करेगा, डीएनए का अमाउंट भी डबल हो रहा है, तो डेफिनेटली जो नया डीएनए बन रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए तो भैया हिस्टोन चाहिए ना, तो वहां पर हिस्टोन प्रोटीन का भी डुप्लीकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हिस्टोन कब बनता है, G2 फेज में बनता है या फिर एस फेज में बनता है। तो बी केयरफुल, हिस्टोन प्रोटीन कब बनता है, एस फेज में बनता है। और इस फेज में सेंट्रोइल का डुप्लीकेशन होता है दोस्तों। ये सेंट्रोइल क्या होता है, ये सेंट्रोइल क्या करता है, फॉर्म स्पिंडल फाइबर। क्या करता है दोस्तों, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। यानी अगर ये आपका साइटोप्लाज्म है तो अगर ये मान लीजिए आपका एक सेंट्रोइल है, डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो क्या कर लेता है, ये दो सेंट्रोइल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये दो सेंट्रोइल का भी फॉर्मेशन होता है, यानी सेंट्रोइल का डुप्लीकेशन होता है। साथ ही कहाँ होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में ना, सेंट्रोइल डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि केवल और केवल डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, नॉट क्रोमोसोम। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी कि इस फेज में, तो इस फेज में केवल और केवल डीएनए डुप्लीकेट होता है, जबकि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों डीएनए का डुप्लीकेशन होने से क्या मतलब है। दरअसल क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेल के अंदर डीएनए 2C है तो ये डुप्लीकेट होके 4C बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीएनए डुप्लीकेट होके 4C हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्रोमोसोम का सेट 2N है तो वो इस एस फेज के समाप्त होने के बाद भी 2N ही रहेगा। अब बोलिएगा ये कैसे हो जाता है, तो मैं दोस्तों आप लोग सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ इन बातों को। मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, कैसा दोस्तों, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक सेट ऑफ एक डीएनए, दरअसल ये मान लीजिए ये G1 फेज में आपके एस फेज से होकर गुजरा। किस फेज से गुजरा दोस्तों, एस फेज से होकर गुजरा। और एस फेज से होकर जब ये गुजरा तो ये कुछ, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा आपको कुछ ऐसा डायग्राम नजर आएगा, यानी आपको इसके अंदर दो डीएनए के थ्रेड दिखेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए आपका G2 फेज आ गया, G2 फेज आ गया मतलब एस फेज के बाद। तो आप इससे पूरी तरह से ये बात क्लियर दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर क्रोमोसोम कितना था, क्रोमोसोम मान लीजिए N था, मान लीजिए यहाँ क्रोमोसोम N था और डीएनए कितना था, मान लीजिए डीएनए C था।
यहाँ पर क्रोमोजोम कितना रहा, यहाँ क्रोमोजोम कितना दोस्तों, क्रोमोजोम तो एन ही रहा, सॉरी हाँ क्रोमोजोम तो एन ही रहा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो कितना हो गया, वो 2C हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एस फेज से रिलेटेड। ई अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डुप्लीकेट बट क्रोमोजोम नंबर डू नॉट चेंज। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस फेज में डीएनए और क्रोमोजोम के साथ क्या होता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। डीएनए का अमाउंट, ये किसका अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट, ये डीएनए का अमाउंट, और ये किसका है, क्रोमोजोम का है। दोस्तों ये क्रोमोजोम ध्यान रखिएगा, मैंने इसी से यहाँ डीएनए को डिनोट किया है। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोजोम के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये इवेंट्स एस फेज के दौरान होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इंटरफेज के लास्ट फेज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है G2 फेज। तो दोस्तों G2 फेज में बात करते हैं। G2 फेज को सेकंड ग्रोथ फेज के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ग्रोथ फेज का मतलब है कि ग्रोथ सेकंड फेज यानी G2 फेज, जिसको प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज कैसे कहा गया, मैं बता दिया दोस्तों पहले भी। G1 के बाद एस फेज आता है, एस फेज के बाद आता है आपका G2 फेज, G2 फेज के बाद आता है एम फेज, और एम फेज के बाद आता है G1 फेज। फिर से तो एक्चुअली G2 फेज माइटोसिस से पहले का फेज है, इसलिए इसको प्री माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, प्री डिवीजन फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस फेज में दोस्तों जब सेल ग्रोथ G1 फेज से स्टार्ट होता है वो कंटिन्यू एस फेज में भी और G2 फेज में भी ग्रो करते ही रहता है। तो सेल ग्रोथ कंटिन्यू। उसके साथ साथ दोस्तों इस फेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो यह है, इस फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वो प्रोटीन जो सेल को डिवाइड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल डिवीजन इज ए मेटाबॉलिकली ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो सेल डिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, जो भी कंपाउंड्स है, जो भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है, उसका सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेल डिवीजन। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कौन सा चेक पॉइंट होता है, सेकंड चेक पॉइंट होता है, और इसका रखवाली कौन करता है, तो सीएम काइनेज करता है। कौन करता है दोस्तों, सीएम काइनेज करता है। तो सीएम काइनेज, यहाँ सीएम काइनेज का रखवाली होता है, और यहाँ पर सेकंड चेक पॉइंट क्रॉस होता है, यानी अगर सेल इस सेकंड चेक पॉइंट क्रॉस करते तो वो माइटोटिक फेज में एंटर करेगा, और यहाँ पर सेल बिकेम फुली रेडी फॉर डिवीजन, और इस फेज में सेल पूरी तरह से डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। तो ये रहा G2 फेज के बारे में, यानी कि ग्रोथ फेज सेकंड के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग हमने बात किया G1 फेज के बारे में, एस फेज के बारे में और G2 फेज के बारे में। दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक स्पेशल फेज होता है जिसको हम G0 फेज के नाम से जानते हैं। तो G0 फेज के बारे में भी आइए कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंटरफेज का पार्ट है। तो G0 फेज को क्वेसेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेसेंट फेज में इनएक्टिव फेज, जनरल मतलब होता है इनएक्टिव। किस तरह से इनएक्टिव होगा, वो डिवीजन के बेसिस पे इनएक्टिव होगा, मीन्स नो सेल डिवीजन, यानी इस स्टेज में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा। यानी कि सेल क्या करेगा, सेल लीव द सेल साइकिल, लीव द सेल साइकिल, यानी वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा। सेल साइकिल से कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा। यानी कि अगर कोई सेल G1 फेज में है, उसको जाना कहाँ चाहिए था, G2 फेज में, लेकिन कभी कभार ये सेल G2 फेज में न जाकर एक स्पेशल फेज में, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, G0 फेज बोलते हैं, क्वेसेंट फेज में जाते हैं। यानी इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि सेल G1 सेल से G2 फेज में न जाने के बदले ये किस फेज में चले जाता है, G0 फेज में चले जाता है। और इसमें सेल डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जॉब लग जाना दोस्तों, सिंपल भाषा में, यानी कि वो किसी काम के लिए अडॉप्ट हो जाना, सेल डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए इसको डिफरेंशिएशन फेज के नाम से भी जानते हैं। किस फेज के नाम से, डिफरेंशिएशन फेज के नाम से। यानी सेल एक्वायर पार्टिकुलर फंक्शन, कोई खास फंक्शन सेल करना शुरू कर देता है। बट यदि जरूरत पड़े, अब जैसे मैं दोस्तों बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमारे हाथ में यहाँ कोई सेल होगा, अभी ये सेल को डिवाइड नहीं करना पड़ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि सेल G0 फेज में इंटर कर गया हो, लेकिन अगर कट लग गया या फिर कोई जरूरत पड़ गया डिवाइड करने का, तो बट ऑन नीड, जरूरत के अकॉर्डिंग इट कैन अगेन इंटर सेल साइकिल, और सेल साइकिल में फिर से इंटर कर सकता है और वो डिवाइड कर सकता है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया हूँ डायग्राम के माध्यम से। अगर ये G1 फेज में है तो G2 में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया, वो किस फेज में चले गया, G0 फेज में चले गया, और वो वापस जरूरत पड़ने पर फिर से G1 फेज में इंटर कर सकता है, फिर से G2 फेज में जाएगा, फिर से S फेज में जाएगा, सॉरी फिर से S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, देन फिर से वैसे सेल डिवाइड करेगा।
तो दोस्तों ये कुछ सब दोस्तों, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात कर लूँ तो इसका एग्जांपल में हार्ट सेल बहुत फेमस एग्जांपल है। कार्डियक सेल दोस्तों कभी डिवाइड कार्डियक सेल जरूरत न पड़े तो वो G0 फेज बनाता है। नर्व सेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, नर्व सेल न्यूरॉन्स लाइफ में कभी डिवाइड करता ही नहीं है। अगर एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हो गया, परमानेंटली डैमेज होता है, कुछ डिवाइड करता है जिसको हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा, बट अभी के बेसिस पे न्यूरॉन्स सेल डिवाइड नहीं करता है, वो G0 फेज बनाता है। दोस्तों हम लोग सेल साइकिल के जनरल डायग्राम को देखते हैं, जिसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रफ डायग्राम है सेल साइकिल का। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है, ये M फेज है। सेल G1 फेज से S फेज में एंटर करता है, S फेज से G2 फेज में एंटर करता है, यहाँ से M फेज और वापस G1 फेज में। बट अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करना चाहता, उसको पसंद नहीं है डिवाइड करना किसी कारणवश, तो वो क्या करता है कि G1 फेज से डायरेक्ट किस में एंटर करता है दोस्तों, G0 फेज में। किस में दोस्तों, G0 फेज में, और G0 फेज में ही रहता है। और जब जरूरत पड़े, अगर कभी डिवीजन का कोई इंपोर्टेंट जरूरत पड़ गया, तो वो G0 फेज से वापस G1 फेज में आता है। दोस्तों केयरफुल रहिएगा, G0 फेज से S फेज में नहीं, G1 फेज में आता है और फिर वो S फेज में जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि G1 फेज और S फेज के बीच में क्या रहता है, यहाँ एक चेक पॉइंट रहता है दोस्तों, चेक पॉइंट, और एक दूसरा चेक पॉइंट यहाँ रहता है। अगर कोई भी सेल हो, अगर वो सेल साइकिल कंप्लीट करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, तो उसको इन दोनों चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा ही। यानी अगर वो G0 फेज में है तो वो G1 फेज में एंटर करेगा, फिर वो S फेज में एंटर करेगा, फिर G2 फेज में, फिर इस चेक पॉइंट M फेज में, और फिर डिवाइड करेगा। तो दोस्तों ये रहा G0 फेज के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार आज के लेक्चर्स में हमने इंटरफेज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और यदि इस वीडियोज में, इस इंटरफेज में, इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका एप्रोप्रिएट आंसर जरूर मिलेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इसका मतलब ये कंटेंट पहुंच सके। तो और दोस्तों आपका लाइक और आपका शेयर हमारे लिए इंटरनल मोटिवेशन का सोर्स है, जिसके मदद से हम और अच्छे करने की कोशिश करते हैं। तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।